नमस्कार भैया, आप सभी बच्चों को। आज आपका बोर्ड का हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर में कुछ ही महत्वपूर्ण ये शॉर्ट नोट्स है जिन्हें आप पढ़कर बहुत ही फास्ट जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। तो आपके 10 नंबर के गद्य और पद के एमसीक्यू बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे जो कि स्टार्टिंग में मिलेगा आपको। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आएगी गद्यांश की व्याख्या, जिसमें आपके दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। ये इंपॉर्टेंट मैंने कुछ लिखी है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो इस तरह का पैराग्राफ है ये। जो अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो ये जो अंडरलाइन है इनकी आपको बातें लिखनी है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पाठ का नाम है उस पाठ का नाम है आपका भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन आपको जवाब देना है, इसकी व्याख्या के रूप में जवाब देना है। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह से और जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर जो आपको जवाब देना है, एक ये सेकंड पैराग्राफ है। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास दोस्तों का कैटलॉग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त की बुराई बता रहा है कि जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विचित्र है। उसके पास दोस्तों का कैटलॉग है। दोस्तों का कैटलॉग मतलब दोस्तों की लिस्ट है जो दूसरों की। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। कि सामने वाला जो दोस्त है वो हर बच्चों की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसके नाम लेता रहूं उसके दोस्तों का, और वो सबकी एक तरफ से बुराई करता रहेगा। साथ में इसमें पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ के लेखक का नाम आप जानते हो निंदा रस है। लेखक का नाम आपका जानते हो हरिशंकर परसाई है। फिर व्याख्या है, लेखक हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास दोषों और बुराइयों को अच्छा खासा सूची पत्र है। उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वे उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता है। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वे अपने कुछ एक परिचितों की जो उसके विरोधी है निंदा करवा ले उसके माध्यम से। तो समझ में आ गया होगा। ऐसी ऐसी इसमें और क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको दिए जाएंगे। कि क्वेश्चन क्या है इसके द्वारा कि लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। तो लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। तो ऐसे आपके 5 प्रश्न आएंगे जिनका आपको जवाब देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी डिटेल से फटाफट में ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें मेन आपको बताई जा रही है। ये तीसरी चैप्टर की है। एक हर चैप्टर की मैंने एक एक है और चैप्टर को रिवीजन कर लेना, 2-2 4-4 और पढ़ लेना उन चैप्टरों की। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, ये हम और हमारा आदर्श बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामान्य हिंदी में लास्ट वाला चैप्टर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। वो क्या कह रहे हैं अपने दिनों को याद करते हुए छात्रों से। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, वो बता रहे कि मैं युवा छात्रों से मिलने का रीजन क्या है, कारण क्या है। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर ये कितनी लंबी यात्रा रही। वो कहते हैं कि जब मैंने रामेश्वर में जन्म लिया और उसके बाद जो मैं वैज्ञानिक बना, मैंने महत्वपूर्ण खोज करी, परमाणु बम बनाए, तो साथ में कह रहे हैं कि मैंने बहुत लंबी यात्रा करी। पीछे मुड़कर देखता हूँ कि विश्वास नहीं होता। जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन याद करता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने लंबे समय मैंने तय कर लिया। आखिर वह क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका। तो बता रहे वो क्या चीज़ थी जिसके कारण मैं इतना महान इंसान बन सका। वो थी महत्वाकांक्षा, कुछ पाने की इच्छा। कई बातें मेरे दिमाग में आती है। मेरा ख्याल है कि सबसे
महत्वपूर्ण बात ये रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बातें जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जो छात्र है, युवा छात्र, वो बुनियादी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। उनके पास वो सभी हक है, उन चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन वो कैसे पाएंगे? उनका जो ईश्वर को दी गई हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को ये भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को और युवाओं को अपने आप पे ये भरोसा होना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार, कि वो विकसित भारत के नागरिक बनने वाले हैं। ये विकसित भारत के नागरिक हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बनेंगे? तब तक वो जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते जब तक उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होगी। तो पहले पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना है। पाठ का नाम आप जानते हो, हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसकी व्याख्या अंडरलाइन वाली जो है उसके बारे में आपको इन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में लिखना है। 3 क्वेश्चन रहेंगे जो इस पैराग्राफ में छिपे रहेंगे, जिनका आप जवाब दे सकते हो। किस तरह के क्वेश्चन है आप जवाब देख सकते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खास तौर से किससे मिलते थे? तीसरा क्वेश्चन है ये, तो जानते हैं हम युवा छात्रों से और विद्यार्थियों से मिलते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? महत्वाकांक्षा, कुछ पाने की इच्छा। व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है? व्यक्ति उन सभी चीज़ों को पाने का हक रखता है जो प्रकृति ने उसे निःशुल्क दी है, ये जिसकी जो उसे बुनियादी चीज़ों की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी आपका ये और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छाया मानव जन की। वो आपकी गद्यांश की व्याख्या की, ये पदांश की व्याख्या है। छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छाया तो है अभी लिखी, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। तो ये क्या है? ये एक पाठ है, हिरोशिमा शीर्षक है, और उसके जो लेखक है वो है सजीदानंद हीरानंद वात्सल्यज्ञ। तो यहाँ पर परमाणु बम की विनाश लीला, परमाणु बम से जो हिरोशिमा शहर पर विनाश हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। कि जब परमाणु बम सूरज के रूप में हिरोशिमा शहर पर आके गिरा, ये उस समय की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अमेरिका और जापान में। जापान और दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है। तो अमेरिका शहर वालों ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। छाया तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, तो वहाँ के जो पत्थर है झुलसे हुए, परमाणु बम से उन पत्थरों पर आज भी निशान पड़े हुए, उजड़ी उजड़ी सड़कों की गज पर। तो जो वहाँ की सड़कें उजड़ी है, तो इस घटना को अब उससे सोच सकते हो, जो हमारे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और हम याद रखते हैं अंग्रेजों के जनरल डायर के, उसी समय की ऐसी ये घटना जापान शहर हिरोशिमा पर हुई थी। तो पदांश और शीर्षक और कवि का नाम आपको मैंने बता दिया है। तो हिरोशिमा है आपके शीर्षक का नाम, और जो कवि का नाम है आपके सामने वो है सजीदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। ये और दूसरा क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो मानव का रचा हुआ सूरज अणुबम है। फिर आपका क्वेश्चन है, अणुबम रूपी सूरज किसे और किस प्रकार भाप भाप बनकर सोख गया? तो जो उसका आंसर है वो ये है, अणुबम सूरज ने मनुष्य को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर डाला जिस प्रकार सूर्य पानी को भाप बना डालता है। तो ऐसी 5 क्वेश्चन है जो आपको जवाब देने हैं उनके। पहला क्वेश्चन आपको शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में शीर्षक, दूसरे क्वेश्चन में आपको व्याख्या जो अंडरलाइन आएगी उसकी बातों को आपको स्पष्ट करके सुंदर शब्दों में लिखना है। तीसरा, चौथा, 5वें क्वेश्चनों का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा यदि आपने उसका अर्थ अच्छे से पढ़ लिया है तो। फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तेज कर मोह स्मृति के पार। ये रामधारी सिंह दिनकर का है, अभिनव मनुष्य शीर्षक से। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य को सचेत कर रहे, सावधान कर रहे कि है मनुष्य आप सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, यदि आप विज्ञान को तलवार समझते हो तो इसे तो फेंक। यदि आप लगता है कि विज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमारा विनाश कर सकती है तो इसे तो फेंक, इसका उपयोग ना करें। तेज कर मोह स्मृति के पार, और इसकी याद भी ना रखे कि इसका आविष्कारों का हमें उपयोग करना है। हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अभी आप शिशु हो, बच्चे हो, अभी आप अज्ञान हो।
फूल काटोगे तुझे कुछ भी नहीं है समझ, आपको ये नहीं पता कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। आप साइंस के आविष्कारों का सही से उपयोग नहीं कर सकते उसे, आपको ये नहीं पता कि क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। काट लेगा अंक तीखी है बड़ी है धार, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा दोगे। साइंस के आविष्कार हो गए, जैसे कोई पुलिस वाला बच्चा है, पुलिस का उसे हाथ में बंदूक दे दी है तो उसके लिए वो खिलौना है, तो अपने आप को बहुत बड़ी वो नुकसान पहुंचा सकता है। उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो आपको जानते हैं शीर्षक का नाम है अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधर सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? ये चेतावनी दी है यदि संसार विज्ञान के आविष्कार आपके लिए खतरनाक है तो इनको उपयोग करने से आप बचें, इनको उपयोग ना करें। कवि ने तलवार किसे बताया? कवि ने तलवार विज्ञान को बताया है कि विज्ञान की, और इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना करा गया है? क्योंकि वो बच्चे के समान मानता है सभी को, और वो चाहता है कि आपको भी बच्चों को समझनी होती कि साइंस के आविष्कार क्या महत्वपूर्ण है क्या गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक है आपका ये वाला, इसमें है आपका तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष। इसमें महात्मा गांधी को बताया जा रहा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, कि महात्मा गांधी के अंदर शरीर में मांस नहीं है, देखने में बहुत ही कमजोर है। तुम रक्तहीन, आपके अंदर शरीर में रक्त नहीं है अस्थि शेष, आपकी हड्डियां बहुत ही शेष बची है। तुम अस्थिहीन, बहुत हड्डियां है ही नहीं आपके अंदर, अस्थि है ही नहीं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। महात्मा गांधी की जो तुलना है वो गौतम बुद्ध से आत्मा से करी गई है कि उनके अंदर आत्मा शुद्ध बुद्ध की है चीर पुराने है चीर नवीन, उनके अंदर नए विचार है और पुराने विचार है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, इसमें असार भाव शून्य नहीं, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति आसीन। तो ये आपको ध्यान से स्कैंडलैंड की व्याख्या समझनी है। शीर्षक आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन बैंक हो, विद्या का हो, मास्टरमाइंड का हो, अवतार का हो, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो आप जानते हो शीर्षक और कवि का जो नाम है, तो शीर्षक कवि का नाम आप जानते हो सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि है, और शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, जो आपको नीचे नजर आ रहा होगा। तो शीर्षक का नाम है आपका बापू के प्रति और कवि का क्या नाम है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो गांधी जी क्वेश्चन इसमें 4-5 आएंगे। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए? नौजवानों को खड़ा होना चाहिए। तो कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है? तो महात्मा गांधी हड्डियों के ढांचे प्रतीत होते हैं। तो मुझे लग रहा है ये उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपके 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, एक है वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, उनकी रचना लिखनी है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से पनीरकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। तो डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का आप जीवन परिचय देख लेना, याद कर लेना साथ में। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनकी रचनाएं हैं जो आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है। तो निबंध इनके पृथ्वी पुत्र, जो आपके शुरू के गद्य और पद के 5-5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, उनमें इनकी रचना एमसीक्यू में पूछी जाती है। और जीवन परिचय में भी 2-4 रचना आपको लिखनी पड़ती है। कला और संस्कृति किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। भारत की एकता ऐसी शोध और प्रबंधन कर आलोचना ग्रंथ है इनकी पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। संपादन करा उन्होंने पाली का प्राकृत और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों को। साहित्य में स्थान, भारतीय संस्कृति पुराण वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, काफी नामों से इन्हें जाना जाता है। दूसरा जीवन परिचय आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिषी और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्हें दोनों की शिक्षा बचपन से ही प्राप्त हुई, क्योंकि माता पिता के द्वारा। साथ में काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। बाद में वो काशी गए और उन्होंने संस्कृत की उच्च स्तर की और ज्योतिषी की उच्च स्तर का ज्ञान उन्होंने प्राप्त करा। तो इसे आप देख लेना, पढ़ लेना आप अच्छे से सारी चीजें। और इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं है वो कुछ इस प्रकार से है। इनके निबंध अशोक के फूल
कुटज विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक प्रवाह, ये इनके निबंध है महत्वपूर्ण। आलोचना में इनकी सूरदास, कालिदास की सलितीय योजना, कबीर, साहित्य सचार, ये इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। इतिहास हिंदी का इन्होंने जो लिखा है, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये पद के महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू आएंगे उसमें पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आचार्य कौन सी रचना है, तो 3 रचना लग देगी और 1 रचना इनमें से रहेगी, तो आप टिक लगा सकते हो। मुझे लग रहा है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सब जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, सुना है नाम, बहुत संघर्ष करे अपने समय में, इन्होंने अखबार भी बांटे थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में ही कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, जैसे हम सब होते ऐसे थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। बहुत ही आसान है, एक बार इसे आप देख लेना, पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें आपके लिए, पेपर के लिए। साथ में इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचना आपको बता दी जाती है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है, क्या नाम है इनकी महत्वपूर्ण रचना, ऊपर विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इग्नाइटेड माइंड से। तो ये इनकी महत्वपूर्ण किताबों के नाम है, रचनाएं नाम है। देश और समाज के लिए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को उनके पुरस्कारों सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक की डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित करा गया। और ऐसे प्रसिद्ध लेखक, कवि, वैज्ञानिक 15 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक से धार गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। बहुत आसान है, प्यार से पढ़ोगे कहानी की तरह आप इसे, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। सभी बच्चों के क्वेश्चन बैंक में ये मौजूद है। उसी प्रकार एक लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गई, यानी इन पे कर्जा हो गया, कि जिनकी ज़्यादा हंसमुख और सरल स्वभाव के कारण कोई भी इन्हें बेवकूफ़ बना देता था। तो उम्मीद है ये आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद कर लेना। मेन बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको लग रहा है कि आज के पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और फिर इनकी महत्वपूर्ण रचना जो पेपर में पूछी जाती है और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना कमायनी है, एक महत्वपूर्ण रचना आंसू है, एक लहर और झरना। ये महत्वपूर्ण की रचना है 4, कमायनी, आंसू, लहर और झरना। शायद में छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। कहानी इनकी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। इन्होंने निबंध भी लिखा, काव्य और कला। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गई होगी बातें। अगली चीज है आपकी महादेवी वर्मा का, जो मैंने इसमें 3 कवि और 3 लेखकों के जीवन परिचय मैंने बताई है। इनमें से आपको 100% पेपर में मिल जाएगी। ऐसे भी हो सकता है 2-2 कवि और 2-2 लेखक मिल जाए, तो आपको एक-एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय करना है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कार्यस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी
परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्राकृतिक एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। आसान है, महादेवी वर्मा के बारे में आप देख लेना, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा है: निहार, रसीन, नीरजा, सांदे गीत और दीपशिखा और यमा। ये इनकी 6 महत्वपूर्ण रचनाएं जो पेपर में एमसीक्यू में भी और जीवन परिचय के साथ भी लिखनी होती है। ये इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था जो निहार था। सबसे पहले इन्होंने निहार रचना लिखी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महादेवी वर्मा की पहली काव्य रचना कौन सी है, तो निहार। सेकंड है रसीन, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा और यमा। अब आपका रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहवास हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील, 1 मील लगभग आपका 1.5 किलोमीटर होता है, तो 10 मील यानी 15 किलोमीटर रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण करी। तो ये उम्मीद है आप इसे पढ़ लोगे अच्छे से। साथ में इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है पेपर में। और साथ में कविता संग्रह में रसवंती, दुर्दगीत, समाधिनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये क्वेश्चन रचनाओं के आधार पर तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं जिनमें पूछा जा सकता है कि रेणुका किस कवि की रचना है। तो रेणुका आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऐसी उर्वशी, हुंकार आए हुए पेपर में। अब आपके सामने पंचलाइट कहानी के बारे में, हर बच्चा पंचलाइट कहानी के बारे में जानता है, पढ़ लिया होगा। आज आपका सभी का पेपर है 2 बजे से। तो पंचलाइट रेणु जी की अंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण करा गया है। इसमें एक महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वे पूजा पाठ का प्रबंध करें। तो ये कहानी आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से ही। इसमें गोदन है, मुनरी है, तो उनके चरित्र ने जो क्या नाम है, गोदन है, वो एक लड़की से प्रेम करता है। कहानी आप बहुत अच्छे जानते हो, डिटेल से जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और साथ में इनके ना ये सारी चीज़ पढ़ लेना। एक बहादुर है, बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। और जो आपकी पंचलाइट है वो फणीश्वर नाथ रेणुका के द्वारा। अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधाएं और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। वहीं बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। ये जरूर नहीं आप इस भाषा में लिखा, आपसे अपने शब्दों में भी इसकी कहानी को लिख सकते हो कि बहादुर नाम का लड़का था जो 12 से 13 साल की उम्र का था। अपनी माँ के दुर्व्यवहार से परेशान आकर वो अपनी माता जी से ये बोल दिया करता था कि यदि आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आपके घर को छोड़कर चला जाऊँगा। और एक दिन ऐसे आता है वो छोड़कर चला जाता है
और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला के परिवार में वो नौकरी करता है। निर्मला उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो ये कहानी आपने पहले से पढ़ रखी है, रिवीजन कर लेना। बाद में उनके घरों में चोरी पूरी हो जाती है, गाली गलौज करते हैं, उसके साथ झूठे चोरी का इल्जाम लगाते हैं, वो मना करता है कि मैंने नहीं करा, उसे पीटा जाता है और बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अपने परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम हो चुके थे, उन्हें आराम की आदत पड़ चुकी थी कि सारा काम कौन करता था, बहादुर करता था निर्मला के घर में। अब आता है आपका श्रवण कुमार खंड काव्य। इसमें सर्ग है आपका, प्रथम सर्ग है अयोध्या, तो इसमें अयोध्या का वर्णन करना है। सेकंड सर्ग है, और ये लिखा है जो है शिव बाला शुक्ल ने ही लिखाई है कहानी, तो आपको लेखक पता होने चाहिए। पंचलाई है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु, और बहादुर आपकी अमरकांत की, और श्रवण कुमार खंड काव्य आपकी डॉक्टर शिव बाला शुक्ल की। एक एक नंबर तो इनके लेखक के लिखने के होते हैं। ये कहानी श्रवण कुमार के आप सब इंसान बच्चे जानते हो। दूसरा सर्ग है आपका आश्रम। इसमें आश्रम के वर्णन के बारे में बताया गया है कि जब राजा दशरथ सपना देख रहे थे, तो सपना देखने के बाद उन्होंने इच्छा शिकार करने की इच्छा होती है, और वो कहाँ पर आते हैं, आश्रम में, जंगलों में आते हैं। तो फिर आखिर सपने की इच्छा है राजा दशरथ की। एक है श्रवण, जिसमें श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो चरित्रण करो दशरथ का या श्रवण कुमार का, ये कहानी के सर्ग में से कौन से भी सर्ग पूछा जा सकता है, ये कहानी का सारांश। तो आप सर्ग मिला के भी पूरी कहानी का सारांश मिला सकते हो। तो उसमें श्रवण कुमार का अपने माता पिता का आज्ञाकारी है, और उनके आज्ञा के लिए वो पानी लेने के लिए सरयू नदी के तट पर जाता है। वहाँ पे कौन है आपके, क्या नाम है, राजा दशरथ पेड़ पर शब्दबेनी बांध चलाने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी बात भी कहते हैं, मुझे बांध की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती। इसे कोटेशन कहते हैं, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, जिससे पेपर में आपको काफी अच्छे नंबर मिले। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। साथ में फिर है पंचम सर्ग दशरथ। इसमें दशरथ के बारे में है जो बातें हैं। उसी प्रकार आपका है संदेश। इसमें संदेश के बारे में बताया गया है। श्रवण पिता ने कहा है, आज प्रिय क्यों कर तुमने किया विलंब, करती रही विविध आशंका, अब तक वत सुमारी अम्ब। साथ में है फिर अभिश्राप। इसमें अभिश्राप दे दिया जाता है श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा राजा दशरथ को, और क्या कहा दिया जाता है कि जिस समय हम अपने दिन को कष्ट से झेल रहे हैं और साथ में हमारी मृत्यु होने वाली है, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि आपके साथ भी ऐसी होगा। और जब राजा राम को 14 साल का वनवास होता है, तो राजा, क्या नाम है, श्रवण कुमार के माता पिता का विश्राप वहां पे वो महसूस होता है राजा दशरथ को। अष्टम सर्ग है आपका निर्वाण, और नवम सर्ग है आपका उपसंहार। एक क्वेश्चन आपके नीचे आ रहा है, दिख रहा होगा आपका, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र श्रवण कुमार का चरित्रण। तो ये चरित्रण आपका जो पेपर में आएगा। साथ में इसके चरित्रण के लिए आपको महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप हेडिंग याद कर सकते हैं। ये उनके लिए जो इंसान स्वर्गीय, क्या नाम है, पूरी कहानी जिसे याद ना हो, मातृ पिता भक्त। श्रवण कुमार नाम ही मातृ पिता भक्त का प्रिय बन चुका है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। शाम काल तक अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता है। दशरथ के बाण से विध होकर भी श्रवण कुमार को अपने प्यासे माता पिता की चिंता सता रही है। उसे इतना दुख ये नहीं है कि राजा दशरथ ने मुझे तीर से घायल कर दिया है, उसे दुख इस बात का है कि मैं अपने अन्य माता पिता के लिए जल की व्यवस्था नहीं कर सका। और बहुत अच्छी बातें भी बोली है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों की भविष्य, पितरों ने माता पिता की भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। निश्चल एवं सत्यवादी है। और साथ में आपके श्रवण कुमार के पिता वैश्य वर्ण के और माता शूद्र वर्ण की है। जब राजा दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना व्यक्त करते हैं, तो श्रवण कुमार उन्हें सत्य बता देते हैं कि वैश्य पिता माता शूद्र थी, मैं यो प्रदुर्भूत हुआ, संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। ऐसी आपका है। फिर थर्ड हेडिंग है क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाले। फिर फोर्थ है भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी, और एक है आपका आत्मसंतोषी, और छठी हेडिंग है संस्कारों को महत्व देने वाले। तो मुझे उम्मीद है एक है सातवीं अतिथि सत्कारी।
अब आती है संस्कृत की महत्वपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद। एक है जल बिंदु निपोतन। तो ये वो वाली श्लोक है सुभाष रत्नानी वाले चैप्टर से कि जल की एक एक बूंद इकट्ठी करने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार आप धर्म की, तो ये जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। समस्त विद्या, धर्म और धन को भी धीरे धीरे इकट्ठा करने से ये निरंतर बढ़ती जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो पेपर में आने की संभावना है। एक और है दो चार अभी। काव्य शास्त्र विनोदन। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो ये आप काव्य शास्त्रों से याद करोगे। इस समय पूरी मुझे नहीं मिली है, तो पूरी आपकी श्लोक आएगी, ये 2 लाइन की लिखी हुई। इसका आपको अनुवाद लिखना है। इसमें जो शब्द आएंगे उनसे आप काफ़ी हिंट ले सकते हो। फिर है आपकी ना चोर। तो विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान श्रेष्ठ है, जिसे ना तो उसे चोर चुरा सकता है, ना राजा उसे छीन सकता है, ना भाई उसे बांट सकता है, ना जिसमें बोझ होता है। ये भार रूपी है, इसे खर्च करने पर निरंतर ही बढ़ती रहती है। उस धन का नाम है विद्या रूपी धन। तो उम्मीद है बहुत आसान से पढ़ रखी है आपने, 2-3 दिन मैंने पढ़ाई है आपको। परोक्ष, ये क्या है कि हमें ऐसे मित्र से सावधान होना चाहिए जो पीठ पीछे हमारे काम बिगाड़ने वाले हो पर हमारे सामने चापलूसी मीठा बोलने वाले हो। ऐसे मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उम्मीद समझ में आ रही होगी। एक है विदा विवाद। तो अगर दुष्ट इंसान को, दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो उसकी विद्या वाद विवाद के लिए जाएगी। अगर धन मिल जाए तो घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों के लिए, रक्षा करने के लिए होती है। तो ये भी आपको उसमें हिंट मिल जाएगा। विदा विवादाय यानी विदा विवाद के लिए, किसके, दुष्ट व्यक्ति को यदि सारी चीजें मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। साथ में है सासा विधि। इसमें भी महत्वपूर्ण बातें करी गई है। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? सासा यानी बिना विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर विपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वरण करती है, यानी उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह बताया गया है कोई भी काम हमें बिना विचार के नहीं करना चाहिए। 100 बार सोच विचार कर ही उस काम को करना चाहिए। एक आपकी ये वाली परिणति थी। तो इसमें क्या बताया गया है? जो अपने अच्छे चरित्र सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र है। जो पति का हित चाहती है वह पत्नी है। जो आपत्ति, दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वह मित्र है। इन तीनों, अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्य आत्मा जन ही पाते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ किसे मिल जाए तो समझ लो बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही अच्छी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनसे वो अर्थ निकलना है जो एक बच्चे को पता होना चाहिए, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। एक है निदंतों वाली। इसमें क्या बताया गया है कि लोक नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी चाहे आए या स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यशील पुरुष न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, धैर्यशील पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता। तो बहुत अच्छी है। जो इंसान संसार को समझ जाते, जान जाते हैं, उनकी बुराई करो चाहे मत करो, पैसा हो ज़्यादा है ना हो, वो अपने मन को स्थिर रखते हैं। चाहे उनकी मृत्यु आज हो जाए चाहे युगों बाद हो, वो अपने धैर्यशील होते हैं, पैसन वाले होते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी आपको। एक है महामना मदन मोहन मालवीय वाली, इसे पढ़ लेना। संस्कृत में ही आपके शब्द होते हैं, बहुत आसान है कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इसकी संस्कृति नहीं है, फिलहाल यहाँ पर हिंदी दिखा रहा हूँ उसकी, जो पैराग्राफ आएगा और ये शब्दों से आप समझ जाओगे कि उसकी ये हिंदी है। इनके पिता पंडित विरजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मैयोर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ की राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेते थे।
इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने की प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप एवं उदार व्यवहार से ही ये संग्रही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए। इतनी अच्छी इनकी भाषा थी कि वो दूसरों को प्यार से बोल के अपना दोस्त बना लेते थे, यहाँ तक कि न्यायाधीशों को भी। तो मुझे उम्मीद है ये आप इन सारी चीज़ों समझ में आया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें साथ में आपको जोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको कुछ निबंध आएगी जो आपको बना बना के कर सकते हो। नारी की स्थिति के ऊपर, बेरोजगारी, साथ में भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके आप हेडिंग बना के और बीच बीच में कोटेशन लिखना है। कोटेशन जानते हो, कुछ शायरी इस प्रकार की लिखनी है आपको। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ में प्रार्थना पत्र आएगा जो आपको लिखना है। बिजली की समस्या के ऊपर आ सकता है प्रार्थना पत्र। साथ में आपको जो प्रार्थना पत्र आएगा, एक उसके लिए आएगा कि किसी विद्यालय में कोई लिपिक पत्र है और वो आपको पत्र ज्ञात करना है, तो आपको बायोडाटा बनाना है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, साथ में आपकी जन्म तिथि, आपकी जाति, आपकी उपजाति, साथ में बॉक्स बनाना है, आपने 10th पास कब करी, 12th पास कब करी। एक प्रार्थना पत्र आता है कि किसी बैंक से आपको लोन, ऋण की सुविधा करनी है किसी रोजगार के लिए, तो आपको लोन मांगना है इसके लिए। साथ में एक नई चीज़ और जुड़ी है पेपर में, क्या नाम है वो जुड़ा आपका पैराग्राफ। जो आपका पैराग्राफ आएगा पेपर में, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको छांटने हैं। उसका सारांश आ सकता है लिखने के लिए, उसमें टाइटल, शीर्षक की कहानी पढ़ के आप क्या लिख सकते हो। क्वेश्चनों के आंसर आपको उस पैराग्राफ में मिल जाएगी। साथ में आपकी व्याकरण आएगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथ में आपके आएंगे त्रुटि शब्द रहेगी, उसमें आपको त्रुटि लिखनी है, सारी चीज़ें। तो बहुत आसान है पेपर। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मुझे लग रहा है आधे घंटे की वीडियो लगभग ही हो चुकी है। आप सभी को आज के पेपर के लिए मेरी तरफ से और बाकी सभी टीचरों की तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी पेपर बहुत ही अच्छा जानदार जाए। ये छोटी सी कोशिश है जो आपकी हिंदी के पेपर के लिए मैंने की है। मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और आपके पेपरों में हेल्प करेगी सारी। बहुत ही फास्ट मैंने आपको रिवीजन करा दिया है ये महत्वपूर्ण कुछ बातों का, तो इन्हें आप पढ़िए, रिवीजन करिए। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।